स्वागत है आपका विवेकानंद अकेडमी भिलवाड़ा के यूट्यूब चैनल में। साथियों, राजस्थान के अंदर अभी जो भर्ती निकली है वो निकली है पशु परिचर की भर्ती। ठीक है, उससे रिलेटेड ही मैं आप लोगों के लिए कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो ये पशु परिचर भर्ती के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो है कंटेंट होने वाला है। तो ये मैं वीडियो लेकर के आया हूँ, पहला वीडियो है इसका। पशु परिचर के लिए मैंने और भी वीडियो डाल रखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाके जो है वीडियो को ज़रूर देखें। सारे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम में आने के पूरे चांसेस हैं, आपको दिखेंगे साथियों। तो आप लोग देख सकते हैं ये कृषि विज्ञान केंद्र, ठीक है, इससे मैंने ये जो है ये उसी के ऑथेंटिक हैं ये, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको आगे, ठीक है। प्रकाशक के अधीन सुरक्षित है, पशुपालन मार्गदर्शिका है, ये ध्यान रखें इस चीज़ का, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर प्रकाश एस नाइक निदेशक हैं, ठीक है। और अब इसके बारे में आप लोग ये देख सकते हैं इसके अंदर कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का विशेष महत्व है। सकल घरेलू कृषि उत्पाद में पशुपालन का 28 से 30% योगदान सराहनीय होता है, ये इसके अंदर इसमें बताया गया है। तो इसको भी अपन पढ़ लेते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को ये। जिसमें दुग्ध एक ऐसा उत्पाद है जिसका योगदान सर्वाधिक है, दूध का उत्पाद सर्वाधिक। भारत में विश्व की कुल संख्या का 15% गायें हैं। कितनी गायें हैं साथियों? 15% एवं 55% भैंसें हैं। साथियों, आप लोग चैनल में आपको 10 मिनट लग जाएगा, 15 मिनट जल्दबाजी नहीं करें, अच्छे से आपको वीडियो देखना है, ठीक है, ताकि आपको याद होते जाए साथ के साथ इसको याद करते जाएं, ठीक है। और देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 53% भैंसें, 33% गायों से प्राप्त होता है। हमारा देश लगभग 121.8 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन करके विश्व में प्रथम स्थान पर है। ये बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, यानी कि दुग्ध उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान वाला देश कौन सा है? तो वो साथियों भारत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश इसमें अग्रणी है, और सबसे ज़्यादा अगर राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। कौन सा आएगा राज्य? उत्तर प्रदेश। यह उपलब्धि पशुपालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे मवेशियों की नस्ल, पालन पोषण, स्वास्थ्य, आवास प्रबंधन इत्यादि में किए गए अनुसंधान है उसके प्रचार प्रसार का परिणाम। लेकिन आज भी कुछ अन्य देशों की तुलना में हमारे पशुओं का दुग्ध उत्पादन अत्यंत कम है और इस दिशा में सुधार की बहुत संभावनाएं हैं। सबसे ज़्यादा संख्या में पशु वगैरह का तो दूध भी होता है, लेकिन फिर भी जो किस्म वगैरह होती है ना वो कम है, ठीक है ना, ये चीज़ें ध्यान। छोटे भूमि सीमांत किसान जिनके पास फसल उगाने, बड़े पशु पालने के अवसर सीमित है। छोटे पशुओं जैसे भेड़, बकरियां, सूकर एवं मुर्गी पालन रोजी रोटी का साधन व गरीबी से निपटने का आधार है। विश्व में हमारा स्थान बकरियों की संख्या में दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। बकरियों की संख्या में कौन सा स्थान है साथियों? विश्व में दूसरा है। भेड़ों की संख्या में तीसरा, भेड़ों की संख्या में साथियों तीसरा, और कुक्कुट की संख्या में 7वां स्थान है। कुक्कुट की संख्या में 7वां। कम खर्चे में कम स्थान एवं कम मेहनत से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए छोटे पशुओं का अहम योगदान है। अगर इनसे संबंधित उपलब्ध नवीनतम तकनीकियों का व्यापक प्रसार किया जाता तो निसंदेह छोटे पशु गरीबों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं। पशुपालन मार्गदर्शिका, अब आगे इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं इसमें आभारोक्ति। अब देखते हैं अनुक्रमणिका, ये इसका सिलेबस है अपना। पृष्ठ संख्या और शब्द है। पृष्ठ नस्ल चुनाव, आनुवंशिकी सुधार ये पढ़ेंगे अपन। समुचित पोषण प्रबंध पढ़ेंगे, आवास प्रबंध पढ़ेंगे, बकरी पालन पढ़ेंगे, सूकर पालन, मुर्गी पालन, चारा उत्पादन तकनीक, संक्रामक रोग, टीकाकरण, परजीवी नियंत्रण, थनैला रोग की रोकथाम, बेली या अंबर की रोकथाम, ठीक है ना, विषाक्तता, लक्षण उपचार पढ़ेंगे। पशु स्वास्थ्य हेतु पारंपरिक तकनीकियाँ पढ़ेंगे। पशुपालन जन्य प्रश्न और उत्तर, ठीक है ना, ये चीज़ें आप लोग देख। पशुपालन विभाग के माध्यम से केंद्र राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं, डेयरी विकास में बैंकों का योगदान, इस तरह के जो है अपन टॉपिक इसमें पढ़ेंगे साथियों, ठीक है। ये है नस्ल चुनाव आनुवंशिक सुधार, अपन इसको देखते हैं साथियों। इसका पहला चैप्टर कौन सा था? ये नस्ल चुनाव और आनुवंशिक सुधार। ये भारत में गाय, भैंस दो मुख्य दुधारू पशु हैं। गाय और भैंस सबसे प्रमुख दुधारू पशु हैं। देश के कुल दुग्ध उत्पादन का अनुमानित 53% भैंस, 43% गाय और 4% अन्य दुधारू पशुओं से प्राप्त होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा किससे होगा साथियों दूध? वो है भैंस से, और दूसरा नंबर का है गाय। तो ये आप लोग देख सकते हैं। दुधारू पशुओं की आनुवंशिक क्षमता को ठीक से पहचान कर उचित प्रजनन नीति एवं सही नस्ल के पशु का पालन करना आवश्यक है, जिससे दुग्ध उत्पादन को बढ़ाया जा सके। इस दिशा में उत्तर प्रदेश के लिए संस्तु पशु प्रजनन तकनीक सुझाव निम्नवत हैं। भैंस, वैसे तो भैंसों की अनेक वर्णित नस्लें जैसे मुर्रा, सूरती, नीली रावी, मेहसाना आदि हैं,
ये ध्यान रखें साथियों। जैसे नीली रावी, ये आपने अलग ही पढ़ा है। जैसे मुर्रा, सूरती, मेहसाना तो अपन कहीं भी पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये नीली रावी अलग पढ़ी। तो नीली रावी किसकी नस्ल है? तो ये साथियों है भैंस की। किसकी नस्ल है? भैंस की। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए अधिक दुग्ध उत्पादन, लंबी दुग्ध उत्पादन अवधि तथा आसान प्रबंधन के लिए मुर्रा सर्वश्रेष्ठ है। सबसे कौन सी सर्वश्रेष्ठ भैंस है साथियों? मुर्रा। अतः जो किसान भाई मुर्रा नस्ल की भैंस पाल रखे हैं, उनके उत्कृष्ट उत्पादन क्षमता वाले दूध नर के प्रयोग से और उन्नतशील किया जा सकता है और इससे 10% अतिरिक्त दूध प्राप्त किया जा सकता है। मुर्रा नस्ल देश ही नहीं विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और उत्तर प्रदेश में खूब पाई जाती है। अतः इसके आनुवंशिकता में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसके अतिरिक्त जो पशुपालक अवर्णित नस्ल की भैंस रखे हैं, उन्हें मुर्रा नस्ल को संकरण कराकर आनुवंशिक सुधार करना चाहिए। ये साथियों देख सकते हैं आप लोग, कौन सी भैंस है ये? मुर्रा। कौन सी भैंस है साथियों? ये मुर्रा भैंस, जिसके ये जो सींग होते हैं ना साथियों, इस तरह से ये ऐसे घुमावदार होते हैं, इनको मुर्रा भैंस कहते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मुर्रा भैंस है ये, देख सकते हैं आप लोग। और ये गाय है रेड सिंधी। कौन सी है? रेड सिंधी। इसके बाद गाय के बारे में बात करें तो देश में पाई जाने वाली साहिवाल, सिंधी, गिर, हरियाणा, थारपारकर प्रमुख गाय की वर्णित नस्लें हैं। साहिवाल गाय की नस्ल साथियों ध्यान रखें, सिंधी गाय की नस्ल है, गिर गाय की नस्ल है, हरियाणा गाय की नस्ल है, थारपारकर ये भी प्रमुख गाय की नस्ल है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुतायत में पाई जाने वाली श्रेष्ठ देसी नस्लें साहिवाल, सिंधी, गंगातीरी हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सी नस्ल की गायें पाई जाती हैं? साहिवाल, सिंधी, गंगातीरी। साहिवाल, सिंधी तथा गंगातीरी। अगर प्रश्न में आ जाए कि उत्तर प्रदेश में कौन सी पाई जाती है तो ये, तो इनको शुद्ध सांडों से संकरण कराकर दुग्ध उत्पादन में बढ़ोतरी किया जा सकता है। देसी प्रजातियों में रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। आवासीय एवं आहारीय व्यवस्था पर कम खर्च करना पड़ता है। प्रजातियां बढ़ते गर्म वातावरण में अपने को आसानी से ढाल लेती है। तो उन्नतशील प्रजातियों का विदेशी नस्लों से प्रजनन कराना आवश्यक नहीं है। ये साहिवाल नस्ल की गाय है साथियों। ठीक है, गायों में संकरण, गायों में संकरण का अपन देख सकते हैं साथियों। वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है ये, तो आप लोग बिल्कुल इसको अच्छे से पढ़ें। वीडियो ज़्यादा बड़ा भी नहीं होने देंगे, अपन पार्ट वाइज चलते रहेंगे। ये अपना फर्स्ट क्लास है, इसके बाद आगे अपन देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा और इसको देखते हैं। कायम 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संकरण अथवा क्रॉस ब्रीडिंग पर जोर दिया गया, जिसके अंतर्गत उन्नत पश्चिमी नस्लें जैसे फ्रीजियन, उन्नत पश्चिमी नस्लें हैं ये, फ्रीजियन, ब्राउन स्विस, जर्सी आदि का भारतीय नस्लों से संकरण किया गया। परिणाम स्वरूप दुग्ध उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए। अधिक संकर पशुओं की प्राप्ति हेतु इस विधि का प्रयोग बिना किसी भेदभाव के अंधाधुंध सभी भारतीय नस्लों पर किया गया, जबकि संकरण का उद्देश्य केवल अवर्णित पशुओं पर ही करने का प्रावधान था। परिणाम स्वरूप उन्नतिशील भारतीय नस्लों का तेजी से ह्रास हुआ। अतः निष्कर्ष निकाला गया कि केवल अवर्णित नस्लों का ही संकरण कराया जाए तथा भारतीय परिवेश, साधारण आवासीय आहारीय व्यवस्था में संकर गायों की उत्पादकता बनाए रखने के लिए उनमें 50% ही विदेशी नस्लों के गुणसूत्रों का योगदान उपयुक्त है। इससे अधिक विदेशी रक्त होने पर संकर पशु भारतीय ग्रामीण परिवेश में रहने योग्य नहीं रह जाता है, क्योंकि ऐसे पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो जाता है। ये आप देख सकते हैं। संकर फ्रीजियन, जिसको अपन जर्सी गाय भी बोलते हैं, प्रजनन संबंधी जानकारी। दुधारू पशुओं में बढ़ती प्रजनन समस्याएं आजकल पशुपालनों के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है, क्योंकि पशुओं में दुग्ध उत्पादन में प्रजनन क्षमता में कमी होने से पशुपालकों को सीधे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये आवश्यक हो जाता है कि पशुपालकों को पशु प्रजनन के संबंध में अधिकाधिक जानकारी हो, ताकि वे स्वयं अपने स्तर से इन समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। साथियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपसे केल और केल में सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ। आपका ये सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेट करता है और मैं अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेकर के पूरा आता हूँ। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। प्रथम गर्भधारण की अवधि। आमतौर पर संकर बच्चियों को अधिकतम 2.5 वर्ष, देसी बच्चियों को 3 वर्ष तथा पड़िया को 3.5 वर्ष के अंदर गर्भधारण कर लेना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम गर्भधारण की अवधि। आमतौर पर संकर बच्चियों को अधिकतम 2.5 वर्ष, देसी बच्चा को 3, यानी देसी बच्चा को 3, संकर को 2.5 व पड़िया को 3.5 वर्ष के अंदर गर्भधारण कर लेना चाहिए। ब्याने के पश्चात पुनः 3-4 महीने के अंदर दोबारा गर्भित होकर इसी प्रक्रिया से गुजरना अच्छी प्रजनन क्षमता दर्शाता है। इस प्रकार एक ब्याज से दूसरे ब्याज का अंतराल 13 से 14 महीने का होता है। एक ब्याज से दूसरे ब्याज का अंतराल अगर पहुंच लेते हैं तो 13 से 14 महीने का होता है। लेकिन प्रजनन क्षमता पूर्ण न होने की दिशा में यह अंतराल अधिक हो जाता है, जिससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। मध्य चक्र। गायों व भैंसों में मध्य चक्र की औसत अवधि 21 दिन की है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गायों व भैंसों में मध्य चक्र की औसत अवधि कितनी है साथियों? 21 दिन है। गायों में मध्य 18 घंटे रहता है। गायों में 18 घंटे रहता है, जबकि भैंसों में लगभग 24 घंटे। गायें अधिकतर सुबह 4 से दोपहर 12 बजे तक गर्मी में आती हैं। ठीक है, सुबह, और जबकि भैंसें 6 से
6 बजे तक। वैसे सर्दी के मौसम में ज़्यादा प्रजनन करते हैं और रात्रि में गर्मी के लक्षण दिखाती हैं। गर्भित कराने का उचित समय, पशु के गर्मी में रहने का समय 18 से 24 घंटे तक होता है और अंडा निकालने का समय मध्यकाल के समापन के 10-12 घंटे बाद में होता है। तो आवश्यक है कि पशु को गर्मी में आने के शुरुआत के करीब 10 से 12 घंटे बाद गर्भित कराएं। पशु के मध्यकाल के आखिरी 1/3 समय में गर्भित कराना ज़्यादा उपयुक्त होता है। इससे गर्भधारण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक ही समय में कई बार गर्भित कराना निरर्थक है। कुछ पशुओं में मध्यकाल अर्थात गर्मी की अवधि में 18 से 24 घंटे से बढ़ाकर 3 या 4 दिन तक भी देखने को मिलता है। ऐसे पशुओं को भी मध्यकाल के आखिरी अवस्था में गर्भित कराना सार्थक होता है। कुछ पशु समय से मध्य में नहीं आते हैं, गर्भधारण नहीं करते हैं, तो बार बार मध्य के लक्षण देते हैं। ऐसे समस्याग्रस्त पशुओं के लिए पशुपालकों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए। पशु को अच्छे आहार के साथ साथ 50 से 60 ग्राम उच्च गुणों वाला खनिज मिश्रण प्रतिदिन दें। साथियों, अगर आप लोग को लगता है कि कोई भी आपको नोट्स वगैरह ये लिखना है तो आप लोग वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। साथियों, ये जरूर ध्यान में रखें। ठीक है, ध्यान में रखने योग्य बातें पढ़ रहे हैं अपन। यदि पशु अंतःकृमियों से ग्रसित हैं तो पशु चिकित्सक की सलाह से कृमिनाशक दवा दें। मध्य के लक्षण पहचान कर उचित समय पर गर्भित कराएं। अगर किसी कारणवश मध्य का समय निकल गया हो तो 21वें दिन विशेष ध्यान रखें और समय से गर्भित कराएं। ध्यान रखें 21वें दिन। अगर बच्चेदानी में कोई संक्रमण, सूजन, अंडाशय पर शिस्ट अथवा पशु में हार्मोन संबंधी विकार हो तो पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। वेरी इंपॉर्टेंट। मई से जुलाई माह का अत्यधिक तापमान संकर पशुओं भैंसों में मधु को बाधित करता है, तो उच्च तापमान से बचाव के लिए पशुओं की पर्याप्त सुरक्षा करनी चाहिए। कभी कभी सुविधानुसार मादा पशुओं को नर पशुओं के साथ रखना चाहिए। इससे उनकी प्रजनन क्रियाओं पर सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो साथियों, आज का ये जो फर्स्ट डे है, ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए यहाँ तक ही क्लोज कर रहा हूँ। सेकंड वीडियो में वापस लेके आऊँगा साथियों, और आप लोग इससे नोट्स बना सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक किताब है, तो आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं इसको। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और फ्री क्लासेस के अंदर आप जुड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई कंटेंट आपके लिए कमज़ोर लेके आऊँगा, बहुत ही शानदार कंटेंट है। आप लोग नोट्स बना सकते हैं साथ में और इसको अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो सभी को ऑल द बेस्ट। बहुत ही अच्छा ये सीरीज़ होने वाला है, जुड़े रहें। अगला वीडियो भी बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।